30 जुलाई की सुबह सुबह 3:45 पूर्वी पोलैंड में एक घर के प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षा कैमरा क्षितिज को रोशन करते हुए एक चमक को रिकॉर्ड करता है और एक ऐसी आवाज जिसे वहां के किसी भी निवासी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। ये एक रूसी क्रूज मिसाइल थी जो नाटो देश के अंदर 100 किलोमीटर तक उड़ रही थी और रास्ते में भ्रामक फ्लेयर छोड़ रही थी। वे भटकाने वाले रॉकेट्स जो मिसाइलें वायु रक्षा को धोखा देने में इस्तेमाल करती हैं, और यह एक चिंताजनक बात दिखाता है, वो हथियार आखिरी सेकंड तक काम कर रहा था। अगले दिन दुनिया ने इसे रूस का एक और लापरवाह कदम कहा। लापरवाही तब होती है जब आप गलती से कुछ करते हैं। इस मामले के बारे में बहुत कम लोगों ने यह कहा कि यह हमला होने से 1 महीने पहले ही एक दस्तावेज में लिखा जा चुका था। पुतिन को पता था योजना लीक हो गई है, फिर भी उन्होंने हमला किया। कारण? इसका जवाब इस युद्ध में उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक को उजागर करता है। पहले आइए बात करते हैं कि उस रात क्या हुआ था। रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक शुरू किया। कुल 74 मिसाइलें और 265 ड्रोन थे। क्रिवीरी शहर के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल ने एक घर को निशाना बनाया और एक पूरा परिवार अपनी जान गंवा बैठा। इस तबाही के बीच एक KH-101 रूस के सबसे उन्नत क्रूज मिसाइलों में से एक पोलैंड की सीमा पार की और लगभग 100 किलोमीटर तक उड़ता रहा। ये लुब्लिन क्षेत्र में एक कटे हुए खेत में जाकर फट गया। सैटेलाइट तस्वीरें नुकसान की गंभीरता दिखाती हैं। 10 मीटर से ज्यादा चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा, जिसके मलबे 200 मीटर के दायरे में फैले हुए हैं। सबसे नजदीकी घर वहां से 2 किलोमीटर दूर थे। अगर इस रास्ते में थोड़ा सा भी बदलाव होता तो हम नेटो के अंदर पीड़ितों की बात कर रहे होते। अगले कुछ घंटों में सैन्य हेलीकॉप्टर इलाके में चक्कर लगा रहे थे। स्थानीय पुलिस ने पूरे खेत को घेर लिया। पोलैंड अच्छी तरह जानता है कि यह क्या बन सकता था। 2022 में सेवोडो गांव में 2 पोलिश किसानों की जान चली गई जब एक मिसाइल एक ग्रामीण संपत्ति पर गिरी। उस मामले में जांच में निष्कर्ष निकला कि वह एक यूक्रेनी वायु रक्षा मिसाइल थी जो रूसी हमले को रोकने की कोशिश में भटक गई थी। ध्यान दें कि यह क्या हुआ। इस युद्ध में पोलैंड में सिर्फ एक बार जाने गई और उसकी वजह भी रूस का हमला था। लेकिन इस बार मामला अलग है। युद्ध शुरू होने के बाद यह पहला रूसी मिसाइल है जिसकी पुष्टि नाटो की जमीन पर हुई है। और पोलिश अधिकारियों को मलबे में एक और बात मिला है। मिसाइल का निर्माण 2026 में किया गया था। यह मिसाइल इसी साल फैक्ट्री से आई थी। यह सोवियत स्टॉक का कबाड़ा नहीं थी और यह पोलैंड के एक खेत में गिरी। अब आता है पहला असहज सवाल। क्या पोलैंड ने इस मिसाइल को आते हुए देखा? हाँ, उसने देखा, और यही सब कुछ और भी अजीब बना देता है। पोलिश कमांड ने सुबह करीब 3:40 पर एक अज्ञात वस्तु को हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखा। लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। एक रडार विमान ने उड़ान भरी। नाटो का एक ईंधन भरने वाला विमान भी उड़ान भर गया और मिसाइल उड़ गई। उड़कर खुद ही गिर गया, उसे मार गिराए बिना। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क वह गड्ढे तक गए और आधिकारिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सैनिक किसी भी समय मिसाइल को गिराने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके अनुसार मिसाइल उस इलाके में इतनी जल्दी गिर गई कि उसे मार गिराने की कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ी। ये बात समझ में आ सकती है। आखिरकार अपने ही क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री वाले मिसाइल को गिराने से उसके टुकड़े फैल जाते हैं और कोई भी नहीं चाहता कि मलबा घरों पर गिरे। लेकिन बेचैनी बनी रहती है। क्यों एक रूसी सशस्त्र मिसाइल कई मिनटों तक नाटो देश के ऊपर से उड़ती रही और खुद ही लैंड कर गई?
और एक और गड़बड़ी हो गई। इसका बिल्कुल बचाव नहीं किया जा सकता। मिसाइल के पता चलने और टकराने के बीच के 13 मिनटों में सायरन बजने लगे, लेकिन किसी भी आधिकारिक चैनल ने इलाके के निवासियों को ये नहीं बताया कि क्या हो रहा था। पोलिश सरकार ने बाद में स्वीकार किया कि चेतावनी प्रणाली में संरचनात्मक कमियां हैं और एक नई आपातकालीन ऐप के वित्त पूरी प्रणाली में व्यापक सुधार की घोषणा की। अब इस तस्वीर को संभाल कर रखो। सुरक्षाएं सक्रिय कर दी गई हैं। लड़ाकू विमान हवा में है, आबादी अंधेरे में है, क्योंकि यही वो दस्तावेज आता है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। और जब आप समझेंगे कि उसमें क्या लिखा था तो पूरी रात का मतलब ही बदल जाएगा। 3 जुलाई को मिसाइल से लगभग 1 महीने पहले पोलिश और ब्रिटिश प्रेस ने खुलासा किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पोलैंड सरकार को सीधा चेतावनी संदेश दिया था। इन रिपोर्टों के अनुसार रूस पोलैंड की धरती के खिलाफ उकसावे की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा था और उन संभावनाओं को एक एक करके सूचीबद्ध किया गया था। उनमें से पहला था ड्रोन के जरिए किसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे कि बिजली घर पर हमला करना, जिसे एक दुर्घटना के रूप में दिखाया जाता। दूसरा एक नकली हवाई हमला था जिसे पोलैंड को अपनी रक्षा प्रणाली सक्रिय करने और यह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तीसरा और सबसे चरम, सीमा पर एक हाइब्रिड घुसपैठ जिसमें रूसी या बेलारूसी सैनिक पोलैंड में प्रवेश करते हैं और उनके पास पहले से ही एक बहाना भी तैयार था। कुछ ऐसा जैसे जीपीएस में खराबी आ गई हो या फिर गिरे हुए हेलीकॉप्टर के लिए बचाव मिशन हो। और इस सब का अंतिम उद्देश्य, पोलिश सूत्रों के मुताबिक इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी देशों को वार्ता को मजबूर करना और मेज पर सिर्फ वही मांग रखना था जो रूसी सरकार के लिए मायने रखती है। यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता का अंत। अब तारीखों को फिर से देखो। चेतावनी, जुलाई की शुरुआत, मिसाइल 30 जुलाई, एक हवाई हमला जो पोलिश रक्षा प्रणाली सक्रिय करता है। यह दूसरे परिदृश्य में बिल्कुल फिट बैठता है। अगर आपको लगता है कि खुफिया रिपोर्ट सिर्फ अनुमान है, 2021 को याद कीजिए। उसी साल इसी अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यूरोप को चेतावनी दी थी कि पुतिन यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं। उसने योजना का वर्णन तब किया जब कई रूसी कमांडरों को इसकी जानकारी नहीं थी। जर्मनी ने विश्वास नहीं किया, यूक्रेन का एक हिस्सा भी यकीन नहीं कर सका। आक्रमण वैसा ही हुआ जैसा लिखा था। चेतावनी अनदेखी करने वाले को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वैसे अगर आप अभी इस दस्तावेज की कहानी जान रहे हैं तो मैं हर हफ्ते ऐसे अंदरूनी खुलासे यहाँ लाता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस बार पोलैंड ने विश्वास किया और उसने एक ऐसा काम किया जो कूटनीति में शायद ही कभी देखने को मिलता है। उसने गुप्त योजना का खुलकर जवाब दिया। लीक होने के कुछ दिन बाद पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्वाल सिकोरस्की ने नाम लेकर सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन गठबंधन की एकता को परखने का फैसला करते हैं तो यह एक गंभीर लापरवाही और मूर्खता का कार्य होगा। और फिर उन्होंने सीधे उनसे कहा, हम जानते हैं आप क्या करने वाले हैं, ऐसा मत करो। अब तक हुई सभी घटनाओं पर ध्यान दें। योजना लीक हो गई है। लक्ष्य को पता था। लक्ष्य ने सबको चेताया कि उसे पता है और इस बिंदु पर कोई भी रणनीतिकार ऑपरेशन रोकता, क्योंकि उकसावे की रणनीति तभी सफल होती है जब उसमें चौंकाने वाला तत्व हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नाटो ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी। कुछ हफ्ते पहले जून में जर्मनी की वायुसेना के कमांडर जनरल होल्गर न्यूमैन ने ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू दिया जिसने रूसी सरकार की नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा कि अगर रूस नाटो के किसी देश पर हमला करता है तो जवाब विनाशकारी हवाई हमलों के रूप में दिया जाएगा। ये सिर्फ सामान्य धमकी नहीं थी। उन्होंने लक्ष्यों के नाम भी बताए। कालिनिनग्राद, जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित रूसी सैन्य एन्क्लेव है, सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र जहां रूसी नौसैनिक अड्डे हैं, कोला प्रायद्वीप जो सुदूर उत्तर में है जहां परमाणु पनडुब्बियां और रूसी काला सागर बेड़ा मौजूद हैं। और उन्होंने एक वाक्य के साथ अपनी बात पूरी की जो सुर्खियों में आ गया, आज रात लड़ने के लिए तैयार। जब पत्रकारों ने जर्मन सरकार से पूछा
कि क्या यह गंभीर है। रक्षा मंत्री ने 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने उस स्थिति की पुष्टि की। हम उस मामले की बात कर रहे हैं जिसमें जर्मनी या नाटो पर हमला किया जाए। यानी ये सिर्फ एक जनरल का इंटरव्यू में ज्यादा बोलना नहीं था। जर्मन सरकार ने उनकी कही बात को समर्थन दिया। अब हमारे पास पूरी तस्वीर है। योजना लीक हो गई है। पोलैंड ने चेतावनी दी कि उसे पता है। गठबंधन ने प्रतिशोध के लक्ष्यों के नाम बताए और फिर भी इन सब के बावजूद एक नया रूसी मिसाइल जो 2026 में बना था पोलैंड के 100 किलोमीटर पार कर गया। तो अब जो सवाल बचता है वो ये है, क्यों? ये कौन सा हिसाब है? और अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं इस बात से कि रूस क्या कहता है। रूसी सरकार सब नकारती है। मिसाइल के गिरने के एक दिन बाद पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने रूसी राजदूत को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया। वह इमारत की सीढ़ियों से उतरे, रिपोर्टरों से घिरे थे और व्यंग से बोले। उन्होंने कहा कि बातचीत हमेशा की तरह बहुत संभव वाले अंदाज में हुई। उन्होंने पश्चिमी देशों का मजाक उड़ाया कि वे रूस पर बिना सबूत आरोप लगाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि मिसाइल रूसी थी, उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। उन्होंने पीठ फेर ली और कार में बैठ गए। क्या आपने वह बारीकी देखी? इस समय तक पोलैंड ने 3 वर्ग किलोमीटर खेत की तलाशी ले मलबा इकट्ठा कर मॉडल और निर्माण वर्ष भी पहचान लिया था। इनकार करने से सच नहीं बदलता। 10 मीटर का गड्ढा अब भी जमीन में था। और अगर दाव ये था कि डर पोलैंड को यूक्रेन से पीछे हटा देगा, तो जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। और ये रिकॉर्ड समय में हुआ। क्रेटर के दौरे वाले उसी दिन टस्क ने घोषणा की कि सरकार यूक्रेनी वायु रक्षा के पैट्रियट सिस्टम के लिए और मिसाइलें भेजने पर विचार करेगी। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये पहली बार नहीं होगा। जुलाई की शुरुआत में पोलैंड पहले ही यूक्रेन को पैट्रियट इंटरसेप्टरों के हस्तांतरण की पुष्टि कर चुका था। इस प्रवाह को रोकने के लिए किया गया हमला प्रवाह को और तेज कर गया। यूक्रेनी तर्क भी और मजबूत होकर सामने आया, क्योंकि जब पोलैंड के ऊपर मिसाइलें मिनटों तक उड़ रही थी और नहीं गिराई गई, उसी रात यूक्रेन दर्जनों मिसाइलें गिरा रहा था। लवीव की वायु रक्षा ब्रिगेड ने 2 KH-101 की तस्वीरें जारी की। यही मॉडल पोलैंड में गिरा था, जिन्हें जर्मन आयरिश टी सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया, जो अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले आसमान में आग के गोले बन गए। कुछ दिनों बाद यूक्रेनी हेलीकॉप्टरों ने उड़ान में 14 कामिकाजे ड्रोन निष्क्रिय किए, एक एक करके खेरसोन क्षेत्र में। इसी वजह से यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने उसी दिन 30 तारीख को टकराने के कुछ घंटे बाद लिखा, यूक्रेन की वायु रक्षा को अभी मजबूत करना जरूरी है और यही पूरी यूरो अटलांटिक समुदाय की सुरक्षा की गारंटी है। दूसरे शब्दों में उनका मतलब है कि यूक्रेन असल में यूरोप की हवाई ढाल है और पोलैंड में गिरी मिसाइल ये साबित कर चुकी है। पोलैंड में इसका असर उल्टा था, यह लकवा नहीं था। सरकारी सुरक्षा केंद्र ने नागरिकों को आपातकालीन बैग तैयार करने की सलाह दी। चेतावनी प्रणाली को पुनः बनाया जा रहा है। रूसी राजदूत को तलब किया गया। उपरक्षा मंत्री ने पोलैंड की नई आम सहमति को बिना लाग लपेट के यूं समेटा, कोई भ्रम न पाले, इस तरह की उकसावे वाली घटनाएं होती रहेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, पोलैंड, जिसे इस घटना के बाद डरना चाहिए था, वह और अधिक हथियारबंद होकर निकली और अधिक सतर्क होकर और यूक्रेन के लिए पहले से ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ निकली। तो शुरुआत वाले सवाल पर लौटते हैं, पुतिन उस उजागर हो चुकी योजना पर आगे क्यों बढ़ा? सच्चाई है कि रूसी सरकार के अलावा कोई इसका जवाब नहीं जानता। पोलैंड सरकार के अनुसार उसे कोई संकेत नहीं मिला कि पोलैंड को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आधिकारिक तौर पर मिसाइल शायद हमले की रात रास्ता भटक गई थी, लेकिन पोलैंड के उप मंत्री ने इस संभावना से इनकार करने से मना कर दिया।
उन्होंने इसे महीनों से दोहराए जा रहे पैटर्न के रूप में देखा। पिछले साल सितंबर में पोलैंड के ऊपर 19 रूसी ड्रोन, रूसी लड़ाकू विमान बाल्टिक देशों को उकसा रहे हैं। गुब्बारे सीमाएं पार कर रहे हैं। ये बढ़ती उकसाहट की एक सीढ़ी है जिसमें हर पायदान पर प्रतिक्रिया परखी जाती है। इस कहानी में एक और भी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब आपकी योजना लीक हो, जैसा रूस के साथ हुआ, ऐसे जाल में फंसते हैं जहां दोनों रास्ते हार की ओर ले जाते हैं। अगर पुतिन पीछे हटे और कुछ न करे, इससे साबित होता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी उसके प्लान पढ़ रही है और यह कि एक सार्वजनिक चेतावनी ही उसे पंगु करने के लिए काफी थी। इसका मतलब है कमजोरी। अब अगर वह हमला करता है, वो साबित करता है कि रिपोर्ट सच थी। ये अमेरिका की भविष्य की चेतावनियों को मान्य करता है और सहयोगियों को करीब लाता है। कमजोरी भी कोई जीतने वाली चाल नहीं थी, लेकिन एक छोटी हार थी। ऑपरेशन को रद्द करने की कीमत बस चुपचाप आहत हुए अहंकार तक सीमित थी। अंजाम देने की कीमत वही सब थी जो आपने देखा। और यही वो बड़ी गलती है जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। 2 हारों में से पुतिन ने सबसे महंगी चुनी और नतीजा आपके सामने है। अब पोलैंड यूक्रेन को और हथियार भेज रहा है। नाटो सार्वजनिक रूप से जवाबी कार्रवाई के लक्ष्यों को उजागर कर रहा है और पूरी दुनिया जानती है कि आश्चर्य का तत्व, रूसी सरकार के पास जो सबसे कीमती हथियार था, अब मौजूद नहीं है। सच तो यह है कि डर तभी तक काम करता है जब तक आप अप्रत्याशित हैं, और पुतिन ने अभी अभी साबित कर दिया सबके सामने कि वह नहीं है। अब मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। ये बढ़ता तनाव अभी खत्म नहीं हुआ। खुद पोलैंड की सरकार साफ साफ कह रही है कि आगे और भी होगा। वो सवाल जिसका जवाब कोई नहीं जानता है, अगला कदम क्या होगा और क्या नेटो उस कदम से पहले प्रतिक्रिया देगा या बाद में। हम इस चैनल पर हर घटनाक्रम पर नजर रखेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और अगली कड़ियां मिस ना करें। जाने से पहले एक सवाल का जवाब कमेंट्स में दें। आपकी राय में पोलैंड में मिसाइल पुतिन का सुनियोजित परीक्षण था या फिर एक ऐसा हादसा था जिसे उन्होंने जानबूझकर होने दिया? नीचे अपनी राय जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।